कत्यूरी राजवंश। कत्यूरी राजवंश की बात करें तो इसने उत्तराखंड और उत्तराखंड के वो जैसे सतलुज नदी के नीचे का पूरा हिस्सा है, यहाँ रुहेलखंड तक का पूरा हिस्सा नीचे यूपी में, यहाँ तक इसने शासन किया था। और करीब करीब 3 शताब्दियों 700 ईस्वी से 1050 ईस्वी तक इसका शासन था। तो कत्यूरी वंश के बारे में एक और चीज़ है कि हमें यह नहीं पता कि कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलता कि इन्हें कत्यूरी क्यों कहा जाता है। एक बात यह भी कही जाती है कि जो भगवान शिव के पुत्र थे कार्तिकेय, इनके नाम पर इनका नाम कत्यूरी पड़ा था, लेकिन कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलता है हमें। एटकिंसन ने पहली बार कत्यूरी शब्द का प्रयोग किया था और वह भी उसने सुनाई बातों पर उसने लिख दिया था कि हाँ, इन्हें कत्यूरी कहा जाता है। इस तरह से आगे देखें इनके बारे में तो तालेश्वर और पांडुकेश्वर, ये 2 नाम महत्वपूर्ण है, तालेश्वर और पांडुकेश्वर। इन जगहों से हमें कत्यूरियों के बारे में थोड़ी जानकारी मिली है, वहाँ के दान पत्रों से। दान पत्र होते हैं कि राजा लिख के देता है कि हम ये ज़मीन या ये चीज़ इसे दान कर रहे हैं, तो इस तरह से उसमें एक फॉर्मेटली लिखा होता है कि हाँ, ये सब दान किया जा रहा है, तो होते हैं दान पत्र। तो वहाँ पर उन्हीं से पता चलता है कि वहाँ का प्रशासन कैसा था और कई जगहों का उल्लेख है उसमें। आगे देखें तो ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले जोशीमठ इनकी राजधानी थी, उसके बाद माना जाता है कि इनके राज्य का थोड़ा ज़्यादा विस्तार हुआ होगा, तो उन्होंने कत्यूर घाटी को राजधानी बनाया होगा। इसके पीछे एक और धार्मिक एंगल भी दिया जाता है, वो कहानी हम देखेंगे सबसे लास्ट में, ठीक है। लोग ये भी बताते हैं कि कत्यूरी वंश का संस्थापक वासुदेव नाम का कोई राजा था, और लेकिन इसका भी कोई हमें प्रमाण नहीं मिला है। लेकिन उससे मिलता जुलता नाम भी मिला है किसी अभिलेख में, जो काबुल की साइड को है, उसका नाम भी वासुदेव था। काबुल की साइड को एक राजा था, उसका नाम भी वासुदेव था। तो हमें ऐसा लगता है कि शायद वही राजा हो जो कालांतर में यहाँ पर आके उसने शासन किया हो, लेकिन इसका भी हमें कोई प्रमाण नहीं मिलता। ये तो बात हो गई मानने की, ठीक है। लो मान लिया हमने है प्यार नहीं। आगे देखते हैं। त्रिभुवन राज्य में एक शिलालेख है हमें मिला है, वहाँ से हमें पता चला है कि पहला कत्यूरी राजा जो था वो था बसंतन देव, ठीक है। तो यहाँ से हमें, ये तो अनुमान के आधार पर नहीं है, यहाँ पर हमें लिखा मिला है कि हाँ, पहला कत्यूरी राजा था बसंतन देव, ठीक है। तो वही है कि हमें पता चला, हमने उसी आधार पे थोड़ा बहुत पता चला, फिर हमने थोड़ा बहुत अपने आइडिया लगाए कि हाँ, ऐसा रहा होगा, नहीं ऐसा रहा होगा, ठीक है। जो राजा था ये बसंतन देव, इसका कार्यकाल भी हमें लगभग पता चला है कि 630 या 640 के आसपास ही इसने राज्य किया होगा। इस वन से रिलेटेड जो हमें अभिलेख मिले हैं वो सब कुटिला लिपि में है, और 9th और 10th ईस्वी के आसपास के अभिलेख हैं, ठीक है। उस समय जो है यहाँ पे मगध की साइड को पाल शासक थे और तिब्बत की साइड को भी कई शासक थे, उनके अभिलेख हैं, वहाँ से हमें पता चलता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चला है कि एक राजवंश के 3 परिवारों ने यहाँ शासन किया था, और 3 परिवारों के नाम, जो संस्थापकों के नाम हैं, वो नाम याद रखने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। पहला तो बसंतन देव हमने बता दिया था, उसके अलावा निम्बर देव और सिलोनादित्य, ये 3 नाम एक बार दोबारा से देखते हैं। बसंतन देव, निम्बर देव और सिलोनादित्य। एक बार और, बसंतन देव, निम्बर देव और सिलोनादित्य। ये याद रखना, पेपर में आ सकता है कि 4 नाम देगा, इनमें से कौन सा नहीं था संस्थापक, ऐसा पूछा जा सकता है। अब ये भी सुन लो कि कत्यूरियों को अभिलेखों में क्या क्या बताया गया है। तो कत्यूरियों के अभिलेख में बताया गया है, जैसे कत्यूरियों के अभिलेख होंगे उनमें लिखा होगा ये कोई सैल्यूटेशन मिलता है ना, राजाओं को उपाधियाँ मिलती हैं, उस तरह से इनके बारे में, जैसे ईश्वर का अंश बताया गया कहीं पर, ठीक है, चरित्रवान बताया गया कहीं पर बताया गया प्राचीन मर्यादा के रक्षक, या फिर सतयोगी धर्म के अवतार, इस तरह से, ठीक है। समझो कितना बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं। ईश्वर का अंश, चरित्रवान, प्राचीन मर्यादा के रक्षक, सतयुगी धर्म के अवतार, इस तरह से इनके बारे में बताया गया है। प्राचीन लोगों के अनुसार इनका राज्य जो पश्चिम में सतलुज नदी है वहाँ से लेकर नीचे की साइड ये पूरा मैदान है, रुहेलखंड तक का क्षेत्र इनके कंट्रोल में था। रुहेलखंड के बारे में पता है, रुहेलखंड को रोहिला खंड भी बोलते हैं, ठीक है। और ये शब्द आ रखा है रोह से, ठीक है। वहाँ पे रोहिला खंड, रोहिला जनजाति रहती है, सभी को पता होगा। और यहाँ पे रोह जो शब्द है, तीव्र प्रवाह, इसका मतलब होता है तेज प्रवाह। तो शायद वहाँ के लोग, जैसे वहाँ पे मैदानी इलाके कम हैं, वहाँ पे पहाड़ियाँ वाला है ना छोटा, तो पहाड़ियों में तेज़ चलने की वजह से या किसी वजह से उनका नाम रोह पड़ा था, ठीक है, रोहिला जनजाति रोह, ठीक है। या फिर उनका अटैकिंग स्टाइल बहुत फास्ट वाला होगा, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी तरह से उनका नाम तेज से जोड़ा गया है, रोहिलखंड, ठीक है। आगे बात करते हैं कि कत्यूरी राजवंश थे, उनमें पदाधिकारी कौन कौन से थे उनको देखते हैं, ठीक है। एक था प्रांतपाल, ये नाम ध्यान रखने हैं हमें, इन नामों को आसानी से ध्यान रखना है। जैसे प्रांतपाल है तो नाम से पता चला है प्रांत यानी पूरे प्रांत, यानी पूरे राज्य जो है उसकी बाउंड्री या सीमा की सुरक्षा का काम होगा। प्रांतपाल, पाल मतलब रक्षा करना, समझ रहे हो। तो प्रांतपाल यानी पूरे प्रांत की जो बाउंड्री सीमा है उसकी सुरक्षा करना। ऐसे ही एक और नाम था घट्टपाल। घट्ट मतलब क्या होता है, घट्ट मतलब होता है घाटी, ठीक है। वैली, घाटी बनी होती है जो वहीं पर, और घाटी एक और टर्म आता है वहाँ पे लेकिन गिरिद्वार मतलब क्या, गिरिद्वार मतलब भी घाटी होता है, ठीक है। तो गिरिद्वार एक घाटी की सुरक्षा का जिम्मेदारी जो होती थी वो था घट्टपाल, ठीक है।
उसी तरह वर्मपाल है, ठीक है। वर्मपाल का काम क्या होता था, वो ये देखता था कि कौन राज्य में एंट्री ले रहा है, कौन राज्य से बाहर जा रहा है, क्या पर्पस से कर रहा है, समझ लो। जैसे यहाँ वीज़ा होता है ना, किस पर्पस से तुम आ रहे हो, क्या जा रहे हो, इन सब का काम, सिक्योरिटी का जो काम था, कोई सस्पिशियस है तो क्या है उसे पकड़ना, ये सब काम वर्मपाल के होते थे। ऐसे ही एक और टर्म था नरपति। नरपति का काम था टैक्स से रिलेटेड काम था कि क्या क्या टैक्स चल रहा है, ठीक है। और जैसे होता नहीं, नदी के किनारे सामान आता है उसको इधर उधर ले जाना, उन सब से रिलेटेड सारा जो काम देखता था। ये नरपति एक तरह से हायर पोस्ट था, ठीक है। वो उसका काम था, बहुत सारे काम होते हैं ना, जैसे ये सामान कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, इन सब का पता करना क्या हो रहा है। मतलब एक होता है हेड, होता है हेड की तरह से नरपति नाम था, ठीक है उसका। आगे बात करते हैं, सेनाओं के काम देखते हैं, ठीक है। सेनाओं को जैसे हमारे यहाँ होता है जल थल नभ, ऐसे ही इनके यहाँ पे, क्योंकि जल थल और नभ का तो कोई हिसाब, जल और नभ का तो कोई हिसाब नहीं था यहाँ पे केवल थल सेना थी। थल को इन्होंने 4 भागों में बांटा था, ठीक है। थल को 4 भागों में बांटा था। इसमें थे एक पदाधिक। पदाधिक मतलब पता चला पद यानी पैरों से जो चलते हैं, ठीक है, यानी पैर वाले। और अश्वारोही यानी जो घोड़े पे चलते हैं। गजारोही यानी जो हाथी पे चलते हैं। और उष्ट्रारोही यानी जो ऊँट पे चलते हैं। तो पदाधिकों को एक और चीज़ कहा जाता था, गौल्मिक। गौल्मिक का मतलब होता है, गौल्मिक शब्द बना है गुल्म से। गुल्म मतलब होता है गुच्छा, झुंड, जैसे झाड़ी होती है ना उस तरह से। और क्योंकि सेना, पैदल सेना झुंड में रहती होगी ना इस तरह से, तो उनको जो है गौल्मिक बोला जाता था। ऐसे ही अश्वारोही जो होते थे, अश्वारोही जो थे, ध्यान देने की वाली बात है कि अश्वारोही के लीडर को क्या कहा जाता था, ऐसा भी आ सकता है। तो ये तो ऐसा पूछेगा नहीं, क्योंकि ये आसान पड़ जाएगा। अश्व बलाधिकृत, ठीक है, बल अधिकृत, अश्व बलाधिकृत। ऐसे ही यदि हाथी वाला होगा तो हाथी वाले में पूछा जा सकता है कि जो गजारोही हैं उनके लीडर को क्या कहा जाता था। तो गजारोही हैं, हाथी को हस्ती भी बोला जाता है, तो हस्ती बलाधिकृत। ऐसे ऊँट वाले जो होंगे उष्ट्र बलाधिकृत, ठीक है। जैसे इस टाइम राष्ट्रपति होते हैं तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति, वैसे ही उस टाइम राजा होता था, ठीक है। वहाँ का राजा, तीनों जो एक ये चारों पार्ट थे, इनका उच्च अधिकारी होता था, वो राजा होता था। और जैसे आजकल एक नया पद आ रखा है ना CDS का, यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो अपने विपिन रावत है, विपिन रावत, तो ये भी तो उत्तराखंड के ही हैं, हमारे पौड़ी गढ़वाल के हैं, ठीक है। तो विपिन रावत जैसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, वैसे ही उस टाइम जो है जो डिफेंस स्टाफ का जो चीफ होता था उसको बुलाया जाता था हस्त्या सर्वोष्ट्र बलाधिकृत। मतलब बलाधिकृत लगेगा, सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचा, ठीक है। तो हस्त्या शायद ही घोड़े पे, सॉरी, हाथी पे चलता होगा, इस वजह से इसका नाम पड़ गया हस्त्या सर्वोष्ट्र बलाधिकृत, ठीक है। आगे देखते हैं, ये तो हो गया सेना वाला हिसाब। अब है पुलिस का, जो अंदर के देखते हैं, सिक्योरिटी। तो पुलिस के अधिकारियों के नाम भी परिचय पूछे जा सकते हैं। उनको देखें तो इनके बारे में हमें ताम्र पत्रों से पता चला है, ठीक है, पुलिस के बारे में। तो पुलिस में सबसे छोटे आते हैं सिपाही। सिपाही में 2 प्रकार के सिपाही थे इनके, एक थे दांडिक और एक खड्गिक। दांडिक यानी डांस होता है दंड जिनके पास है, यानी डंडा लेके जो चलते होंगे। खड्गिक यानी खड्ग जिनके पास है। खड्ग क्या होता है, तलवार, ठीक है। तो जो डंडे से बेलने वाले हुए वो हुए दांडिक, और खड्गी जो तलवार वाले हुए वो हुए खड्गिक, ठीक है। आगे देखते हैं, इसके बाद अपराधी पकड़ने वाला डिपार्टमेंट आएगा, ठीक है। और अपराधी पकड़ने वाला डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा अधिकारी होगा, उसे बोला जाता था दोषापराधिक। दोषापराधिक, ठीक है, दोष अपराधिक, 2 शब्द से बना है ना, दोषापराधिक, ये हो गया। ऐसे ही जैसे यहाँ पर होता है IB, इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है ना, जासूसी आसूसी वाला इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसी टाइप का वहाँ भी विभाग था एक, उसे बोला जाता था धूसाध्य साधनिक। ध्यान देना, उसे, यह आसान है नाम, उसके लीडर को क्या कहते थे, धूसाध्य साधनिक। यानी धूसाध्य यानी जो चीज़ बहुत दुष्कर है साधने के लिए उसको साधने वाला, धूसाध्य साधनिक, ठीक है। यानी जो काम नहीं होता था नॉर्मली, उसे ये गुप्तचर विभाग वाले पता लगाते थे इधर उधर और उसे करते थे। तो इस तरह जैसे यहाँ पर इंटेलिजेंस ब्यूरो इस टाइप के डिपार्टमेंट होता है, वैसे ही उस समय था धूसाध्य साधनिक। और पुलिस के भी बड़े बड़े अधिकारी थे, जैसे उनमें आएगा दंड पाशिक, दंड नायक हो गया, फिर महादंड नायक। ये कैटेगरी वाइज हो गया, दंड पाशिक, उसके बाद दंड नायक, उसके बाद महादंड नायक। और जैसे ये वाला एरिया होगा, यहाँ चोरी चकारी काफ़ी अधिक होती होगी, ऐसा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर चोरों के लिए अलग से डिपार्टमेंट था, उसका नाम था चोरोधरणिक। ध्यान देना, चोरोधरणिक, ठीक है। तो इसका मतलब चोरी चकारी वाले डिपार्टमेंट देखने वाला भी कोई ऑफिसर था। ये तो बात हो गई अधिकारियों की। अब सबसे मेन बात की, राज्य की कमाई कैसे होती थी, टैक्स का सिस्टम क्या था, टैक्स कहाँ से आता था। तो ऐसा माना जाता है कि मुख्य रूप से कृषि, वन और खनिज, इन जगहों से टैक्स आता होगा, या फिर टैक्स क्या आता होगा, इन जगहों से राज्य की और राज्य की प्रजा की इनकम का मुख्य स्रोत वन, खनिज और कृषि होंगे। इसमें वन और खनिज जो थे ना, ये तो राजा के ही कंट्रोल में थे, ठीक है। अब कृषि हो गया, एक जैसे हमने पढ़ा था पहले प्रांतपाल, जो प्रांतों की बाउंड्री की देखभाल करता था, वैसे ही एक था क्षेत्रपाल। क्षेत्र यानी चित्र खेत को भी कहा जाता है, ठीक है, कृषि से मतलब होता है। तो कृषि वाले जो काम देखते थे, खेती सही हो रही है नहीं हो रही है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है क्यों नहीं है, वो देखने वाले थे क्षेत्रपाल, ठीक है, क्षेत्रपाल। ऐसे ही हम देखें तो सबसे यहाँ पर एक और चीज़ है जो मुख्य ध्यान देने वाली, पेपर में यहाँ पे कन्फ्यूजिंग टर्म बन सकता है कि भूमि की माप कौन करता था और भूमि की माप का रिकॉर्ड कौन रखता था। तो भूमि की माप करने वाला जो था उसे बोलते थे प्रभातार,
प्रभातार। और जो रिकॉर्ड रखता था भूमि की माप का उसे कहा जाता था उपचारिक। ध्यान देना, माप रखने वाला था प्रभातार, माप करने वाला और माप रखने वाला जो था वो था उपचारिक, यानी जो रिकॉर्ड रखता था। और जो माप होती थी ना, यहाँ पे अलग किस्म की माप थी, ये उस बेस पे होती थी कि कितना बीज बोया जा रहा है। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से देखेंगे, लेकिन 2 मिनट के बाद। यहाँ पर हम देखते हैं कि खनिज और वन हमने बात की थी, तो इससे रिलेटेड अधिकारी कौन था। ठीक है, वन और खनिज की चीज़ें कौन देखता था, ये आ सकता है पेपर में। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा नाम पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है, नाम याद नहीं हो रहा है तो हमें बस इतना याद रखना है कि खनिज है तो खंड, ठीक है, खंडपति या फिर खंड रक्षा स्थानाधिपति, खंडपति या खंड रक्षा स्थानाधिपति, खंडपति या खंड रक्षा स्थानाधिपति, ये जो थे वन और खनिज से रिलेटेड काम करते थे और वही बताते थे कि वन और खनिज से रिलेटेड अधिकारी थे और राजा को रेवेन्यू पहुंचाते थे या उनका जो उनके अंडर में काम होता था। ठीक है, अब एक और चीज़ पूछी जा सकती है कि किन किन वस्तुओं का व्यापार होता था 4 ऑप्शनों में से, या फिर 4 में से किन किन वस्तुओं का व्यापार नहीं होता था। तो हमें मुख्य ध्यान रखने होंगे कि किन किन वस्तुओं का व्यापार होता था। तो यहाँ पे डिमांड काफ़ी ज़्यादा थी। यहाँ पे उत्तराखंड के जो या फिर ये जो पूरे एरिया से लोहे की, तांबे की, कॉपर उस समय पता ही होगा, और स्वर्ण सोने का चूर्ण, इस तरह से भोजपत्र हो गए, बांस हो गए, रिंगाल भी एक तरह की घास होती है, बांस जैसी होती है लेकिन उसे बौना घास बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो पतली पतले होते हैं। ठीक है, उसके और उनसे टोकरे ओकरे बनते हैं, जैसे चित्र में दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ऊनी कपड़े हो गया, उसके अलावा पालतू पशु पक्षी भी पकड़ के, या फिर ऐसे ना जो गाय बकरी जो ये सब चीज़ें, बैल वैल हो गया, क्योंकि कृषि वृषि होने वाली हुई उस समय। शहद हो गया, शहद का भी व्यापार काफ़ी अच्छा होता था। और वनों में कई सारी औषधियाँ होती हैं। ठीक है, उन सब का भी यहाँ व्यापार होता था। लोग खरीदते थे, लोग खरीदते थे, लोग बेचते थे। तो वही है कि राजों को अपना रेवेन्यू मिल जाता था, लोगों को अपना पेट भर जाता था, दोनों मजे में चल रहे थे। ठीक है, कर से संबंधित ऑफिसर्स के नाम भी यहाँ पर हैं जो पेपर में आ सकते हैं। इसमें एक आसान है, दूसरा थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। भोगपति यानी भोग, समझ रहे हो कि मतलब मज़े करोगे तो टैक्स के सामान से, मतलब जो हमें मुफ्त का मिलता है उसी पे तो हम मज़े करते हैं ना। तो भोग वर्ड पता है, मज़े से मतलब होता है। तो भोगपति हो गया, ये जो है टैक्स से संबंधित ऑफिसर था। और शौल्किक भी एक ऑफिसर था। शौल्किक और भोगपति टैक्स से संबंधित ऑफिसर थे जिनके बारे में हमें पता है। ठीक है, और यहाँ पे जो टैक्स ना, जो राजा मंदिर को भूमि दान देता था ना, उससे टैक्स नहीं लिया जाता था। ठीक है, इसके अलावा हमें एक और चीज़ पता चली कि एक टर्म है भट्ट और चार प्रचार। चार प्रचार तो हमें पता चल जाएगा, चार प्रचार, लेकिन भट्ट और चार प्रचार जो अधिकारी थे, ठीक है, ये जो बिष्टी लेते थे, बिष्टी मतलब होता है बेगार। ठीक है, बेगार तो वैसे बोला जाता है कि मुफ्त में किसी से काम कराना, उसे बेगार कहते हैं, लेकिन यहाँ पे शायद कोई टैक्स से रिलेटेड टर्म हो, क्योंकि ये बेगार जो है राजा को नहीं मिलता था, ये मिलता था मंदिरों को। ठीक है, ये भी है, ये कौन लेता था, भट्ट और चार प्रचार। ठीक है, आगे बात देखते हैं कि अब वही जो हम बता रहे थे, भूमि की माप को कैसे लिया जाता था। ठीक है, तो उसमें अलग अलग मापें थी भूमि की। ठीक है, तो हमें कौन कौन सी मापें थी उनके नाम ध्यान रखने हैं, और माप के बारे में थोड़ा सा जनरल नॉलेज होना चाहिए हमें। द्रोण वाप, वाप मानी क्या होता है, वाप मतलब होता है, वाप शब्द ना संस्कृत के वप धातु से बना है। वप का मतलब होता है बीज। ठीक है, तो द्रोण वाप मतलब द्रोण बीज। अब द्रोण बीज ये कोई सेंस नहीं बन रहा, तो द्रोण क्या होता है भी समझना होगा। द्रोण को हमने सुना नहीं होगा, जनरली द्रोण नहीं बोलते, यहाँ पर उत्तराखंड में साइड को बोलते हैं दुन। ठीक है, दुन बोलते हैं, एक दुन ऐसे करके ना। तो एक दुन में होता है 32 शेर। अब शेर क्या होता है, ठीक है, तो आपने रत्ती देखी होगी, लाल रंग की रत्ती होती है, आँख जैसा बना होता है उसमें, है ना, एक टाइप का बीज होता है, वो बचपन में बहुत खेलते थे उससे। तो एक शेर में होती हैं 7680 रत्ती। ये नाम याद रखने का नहीं है। ठीक है, 7680 रत्ती होती हैं। ठीक है, तो 8 रत्ती मिलाएंगे तो बनेगा एक माशा, 8 रत्ती का एक माशा। ठीक है, और 12 माशे का एक तोला। ध्यान रखना, 8 रत्ती का एक माशा, 12 माशे का होता है एक तोला। तोले में जनरली हमने सोने को तोलते हुए सुना होगा। और 5 तोले का एक छटांग होता है। ठीक है, 5 तोले का होता है एक छटांग, और 16 छटांग का होगा एक शेर। यानी एक रत्ती और एक शेर में कितना डिफरेंस आया, 8 × 12 × 5 × 16। ठीक है, 8 × 12 × 5 × 16 करेंगे कितना होगा, 7680 रत्ती। ठीक है, यानी एक शेर में हो गया 7680 रत्ती। तो समझ गए ना, जो से मारो शेर। आगे देखते हैं, एक दून में 32 शेर होते हैं। ठीक है, या बोलें कि 32 शेर में 16 नाली होती हैं। हम यहाँ नाली क्यों यूज कर रहे हैं हम आगे बताते हैं। ठीक है, नाली इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि अंग्रेजों ने नाली के हिसाब से माप दी थी हमें। एक दून में होते हैं 32 शेर। ठीक है, या बोलें 16 नाली। तो आपने सुना होगा, आज भी हम कई जगह हमने सुना है कि हम नाली शेर कितना नाली। ठीक है, इन तरह से आज भी ये हमारे कल्चर का हिस्सा है। हमने कई जगह देखा है कि कई जगह ऐसे नापा जाता है। ठीक है, तो आप देखते हैं। ठीक है, तो एक दून क्या होता है, एक दून यानी 32 शेर बीज है। वो 32 शेर बीज को जितने क्षेत्र में, जितने एरिया में हम छिड़क के बो सकते हैं ना, उसे बोलेंगे उतना एरिया, उतने एक शेर एरिया, या फिर 32 शेर एरिया, या एक द्रोण एरिया। ठीक है, एक द्रोण का माप है ये हमारा। ठीक है, अंग्रेजों ने क्या करा,
एक नाली की माप निकाली, ठीक है, अप्रॉक्स कितना होता है, तो उन्होंने निकाली कि 240 वर्ग गज, ठीक है, 240 स्क्वायर गज इन्होंने क्या निकाला, एक नाली की माप। तो इस आधार पे हम लगाएंगे, ठीक है। एक दून में कितने नाली होते हैं, एक दून में होते हैं 16 नाली, तो कुल कितना हो जाएगा एक दून में, कितने नाप आ जाएगी एक दून में, 240 इंटू 16, 240 गुना 16 करेंगे तो 3840 गज वर्ग गज, ठीक है, 3840 वर्ग गज बन जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर याद रखने के लिए नहीं, बस सुविधा के लिए बता रहे हैं कि एक धुन में 16 नाली होती है। अंग्रेजों ने एक नाली की माप निकाली थी, एक नाली कितनी होती है, 240 वर्ग गज की, ठीक है। ऐसे ही एक और माप है, नाम ध्यान रखना है, द्रोण माप, द्रोण वाली माप हो गई एक, ठीक है, वाप बोलते हैं उसे, कुल्य वाप हो गया, ठीक है, कुल्य हो गई, द्रोण हो गई, इसी हिसाब से, ठीक है। तो वाप का मतलब तो बीज होता है, पता ही है। तो एक कुल्ले में होते हैं 8 द्रोण, ध्यान रखना, एक कुल्ले में 8 द्रोण होते हैं। तो कुछ भी हिसाब निकालना है तो हमें 8 से गुणा कर देंगे, द्रोण माप में 8 से गुणा कर देंगे, तो कितना स्क्वायर हिस्सा बनेगा, तो कर दो गुणा, 8 से गुणा करने पे बन रहा है 30,720, 30,720 स्क्वायर गज, ठीक है। और ऐसे ही है एक खारी वाप, ठीक है, खारी में भी नापते थे, खारी भी बड़ा था, उससे बड़ा था, इसमें 20 द्रोण होते थे, एक खारी में होते थे 20 द्रोण, ठीक है। यानी जितना हुआ बीज उसमें से 20 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब 32 को 20 से करेंगे तो 640 शेर बीज बन जाएंगे एक खारी में, ठीक है। और एरिया के लिए करेंगे 20 से गुणा तो 76,800 वर्ग गज हो जाएगा एरिया, ठीक है। ये तो सब हो गया माप आपका, ठीक है। इसमें बस नाम याद रखने का है, ठीक है, नाम क्या क्या याद रखना है, खारी वाप याद रखना है, ठीक है, कुल्ले वाप याद रखना है, द्रोण वाप याद रखना है। आएगा कि इस शासन में कौन कौन सी मुख्य गणना के तरीके थे, किस हिसाब से नापा जाता था, ठीक है, ज़मीन का हिसाब। तो लास्ट में हम देखते हैं थोड़ा राज परिवार का हिसाब क्या था, ठीक है, अभिलेखों में इनके बारे में क्या क्या पता चलता है। तो एक टर्म मिलता है हमें राजा की महादेवी। राजा की महादेवी शब्द जो प्रयोग होता था रानी के लिए प्रयोग होता था, ऐसे ही उत्तराधिकारियों के लिए भी प्रयोग होता था, क्या, राजान्यक, ठीक है, राजान्यक। ऐसे ही जो अमात्य मानते होता मंत्री, तो राजा मात्य शब्द यूज होता था, राजा मात्य यानी राजा का जो मंत्री होता था। ऐसे ही जो ठकुराइयों का, ठकुराई नहीं होती, अलग अलग कम्युनिटी के रहते हैं लोग, तो उनका शासन संभालता था सामंत, ठीक है। ऐसे ही महासामंत हो गया, ठक्कुर हो गया, ऐसे ही महामनुष्य हो गया, महाकर्ता हो गया। ये छोटे छोटे होते हैं ना, जैसे यहाँ से छोटे छोटे पद होते हैं, उसी हिसाब से इन्होंने दे रखे थे, ठीक है। कोई इस एरिया को संभालता है, कोई उस एरिया को संभालता है, ठीक है, छोटे मोटे काम देखता होगा, उस हिसाब से इन्होंने डिग्री दे रखी थी अलग अलग। और राजा भी अपने नाम के आगे सेलिब्रेशन लगाता था, जैसे कई राजाओं ने अपने नाम के आगे महाराजा धीराज शब्द लगा रखा है। ये शब्द हमें मिला है, ललित शूरदेव थे ना, उनसे मिला है, उनके किसी अभिलेख में मिला होगा, उनके नाम के आगे महाराजा धीराज शब्द लगा था, इस तरह से, ठीक है। और हम राजा की हायरार्की देखें तो देखते हैं सबसे बड़ा राजा हो गया, ठीक है, जैसे यहाँ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं, उस तरह का राजा हो गया, ठीक है। राज्य के बाद राज्यों में बांट सकते हैं, देश को राज्यों में बांटते हैं, वैसे ही वो देश हो गया एक तरह से, उसमें राज्य होंगे। जैसे यहाँ राज्य में होता था राज्यपाल, वहाँ क्या होगा, वहाँ होता था उपरिक्त, ध्यान रखना नाम उपरिक्त, ठीक है। जैसे राज्यपाल होता है वहाँ पर होता था उपरिक्त, ठीक है। उसके अंदर कई सारे जनपद होंगे राज्य में, ठीक है, कई सारे ज़िले होंगे, जैसे उत्तराखंड में ज़िले हैं अपने, वैसे ही हर जनपद में डीएम होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे डीएम होता था, वहाँ जिलों को जिला नहीं कहते थे, वहाँ जिलों को कहते हैं विषय, तो वहाँ पे विषय का विषयपति हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। जैसे यहाँ जनपद को विषय बोलते हैं, तो वैसे ही हो जाएगा विषयपति। कुछ विषयों के बारे में हमें अभिलेखों से पता चलता है, तो हम ये देख लेते हैं। हम 3-4 विषयों के बारे में पता चला है किताबों के हिसाब से, तो उसमें देखते हैं। एक है कार्तिकेयपुर विषय, एक है टंकणपुर विषय, एशाल विषय, अंतराग विषय, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं जो कार्तिकेयपुर विषय था, ये कहाँ पे किस एरिया में था, ये वाला जनपद जो था, ठीक है, कार्तिकेयपुर, तो ये था जोशीमठ से लेकर गोमती का जो तराई हिस्सा है वहाँ तक था, ठीक है, जोशीमठ से गोमती के तराई हिस्से तक। ऐसे ही टंकणपुर वाला जो हिस्सा था, ठीक है, टंकणपुर कहाँ पे था, जो अलकनंदा भागीरथी का संगम है ना, वहाँ से लेकर ऊपर जो अलकनंदा है वहाँ उनके तट तक, ठीक है। और इसके अलावा अंतराग विषय था, ये कहाँ पे था, भागीरथी और अलकनंदा के जो बीच का हिस्सा था वो आता था अंतराग विषय, मतलब जिला, अंतराग जिले में आता था। ऐसी एशाल जिला है, एशाल जिला क्या है, एशाल जिला जो है भागीरथी और यमुना के बीच का हिस्सा है, वो आता था एशाल जिले में, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे विषयों के बारे में, ठीक है। ये जो है हरिद्वार वाली साइड को भी अलग अलग 2 विषयों में बांटा था, ठीक है। धर्म की बात करें तो सारे लोग जो है हिंदू ही थे वहाँ के, ठीक है। और उस समय जो है बौद्ध और क्या बोलते हैं जैन लोगों का भी आया था। हमने सुना होगा कि यहाँ पे कहते हैं आदि गुरु शंकराचार्य आए थे, ठीक है, जिन्होंने बौद्धों के प्रभाव को काफ़ी हद तक समाप्त किया था, ठीक है। और हमारे हिंदू धर्म की हिंदू धर्म की पुनः स्थापना की थी, बोला जा सकता है, ठीक है। तो वैसे ही, और इतना ही नहीं, यहाँ पे जो बौद्ध आए थे, जैन आए थे, इनको अपने धर्म का प्रचार प्रसार, पालने नहीं पालने, जो करने का पूरा अधिकार था इनको यहाँ पे, ठीक है। अब ये वही आखिर में वही उसी पर आ गए हम कि आखिर कत्यूरी जो है जोशीमठ से कत्यूर क्यों आए। तो इस पर एक धार्मिक एंगल है, इस पर हमें कथा मिलती है कि यहाँ पे कई जगह नरसिंह भगवान का नाम है, तो कई जगह शंकराचार्य जी का नाम है, ठीक है, भगवान की जगह यहाँ पे कई लोगों ने बोला कि यहाँ पे वो जो कहानी में पात्र थे वो शंकराचार्य थे, कई लोगों ने कहा कि भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं ना लोग कि नरसिंह भगवान को, वो थे मानते हैं, ठीक है।
मानते हैं लोग, मानने में कहा जाता है। तो इस हिसाब से कहानी है। कहानी क्या है कि राजा नहीं था, कई जगह माना जाता है कि राजा का नाम माना गया वासुदेव, ठीक है, जो ऊपर था ना, लोग मानते थे वासुदेव पहला राजा था, इसी तरह से वासुदेव माना गया राजा यहाँ पे इस कहानी में, कि वासुदेव एक राजा था। तो यहाँ पर कई लोग बोलते हैं कि वो राजा किसी तीर्थ स्थान पर गया था, और कई लोग बोलते हैं कि राजा कहते हैं शिकार खेलने गया था, ठीक है, आँख खेत के लिए गया था। तो वैसे ही राजा नहीं था, कुल मिला के राजा नहीं था, और कोई महान पुरुष आए, ठीक है, वो कुछ भी हो सकते हैं, शंकराचार्य मान लेते हैं, या फिर हम नरसिंह भगवान को मान लेते हैं, कोई भी आए और रानी ने उनका आतिथ्य सत्कार किया होगा, और रानी ने किया, फिर भोजन वोजन कराया, और वो जो है उनके बेडरूम में जाके सो गए, ठीक है। अब सोते हैं ना, करवट लेके सोते हैं, तो उन्होंने एक करवट लेके सोए होंगे। अब राजा ने देखा कि उनके बेडरूम में भाई कौन पहुंच गया ऐसे, ठीक है, तो राजा ने गुस्सा है, उसने तलवार निकाली, खड्ग निकाला, हमने पढ़ा था ना, खड्ग निकाला और उन पर वार कर दिया। तो उनके हाथ पे, अब लेटे होते हैं, हाथ पे लगता है ना, हाथ पे लगा, तो राजा, उसके बाद राजा का रिएक्शन क्या रहा होगा कि हाथ जब कटा तो खून नहीं आया वहाँ पे, खून की जगह दूध की धार बहने लगी, तो राजा का रिएक्शन ऐसा कुछ रहा होगा, है ना। तो राजा ने देखा दूध बह रहा है, राजा को कुछ समझ ही नहीं आया, राजा भी लाइक क्या हो गया करके, किंग करता विमूढ़ बोलते हैं ना, क्या करूँ करके अब। तो फिर राजा ने रानी को पूछा क्या हुआ, ऐसा क्या है, क्यों हुआ। रानी ने बताया होगा ये है वो है करके, तो राजा को बुरा लगा, राजा ने सॉरी और ही बोला। तो फिर उन्होंने कहा कि अब तूने जो करना था तो तूने कर दिया, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो तूने घाव किया, ऐसे ही जो तेरे मंदिर में मेरी मूर्ति है उस पर ऐसा घाव बन जाएगा, ऐसा लोग कहते हैं, ठीक है, मुझे नहीं पता, मैंने देखा तो नहीं उनकी मूर्ति को कभी, तो ऐसा बोलते हैं। और बोला कि ये मूर्ति जिस दिन टूट जाएगी उस दिन तेरे वंश का भी समाप्त हो जाएगा, तेरे वंश का नाश हो जाएगा, ऐसा बोल के वो अंतर ध्यान हो गए, ठीक है। और उनको ये, हाँ मेन बात तो बताने भूल गए, उन्होंने ये भी कहा कि तुम जो है अपनी राजधानी को बदलो, तुम यहाँ अब तू जो है, ऐसा बोला कि अब तू यहाँ से जोशीमठ को छोड़ के कत्यूरी चला जा, ऐसा बोला। तो ऐसा बोलते हैं कि किसी धार्मिक भावना से, मतलब कोई धार्मिक भावना ही रही है जो उसने यहाँ से छोड़ के कत्यूरी, मतलब कत्यूरी घाटी में गए कत्यूरी वंश वाले, ठीक है। तो वही है कि लोगों की मान्यता का सम्मान करना चाहिए। तो ये था कत्यूरी वंश के बारे में इतिहास। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, बाय बाय, सी यू। और क्या बोलूँ।